चलिए डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंट, डेफिनेशन, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्वायरमेंट जो वर्ड है ड्राइव किया गया है फ्रेंच वर्ड इन्वायरन से, जिसका मतलब होता है इन सर्कल आर सराउंडिंग। तो पहला क्वेश्चन यही आ सकता है कि इन्वायरमेंट जो वर्ड है ये किस लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है। तो फ्रेंच लैंग्वेज से किया गया है। अगर ग्रीक या लैटिन लिखा होगा तो वो इनकरेक्ट होगा। तो इस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? इन सर्कल आर सराउंडिंग। तो सराउंडिंग किसकी सराउंडिंग? सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लेट करो मैं ऑर्गेनिज्म हूँ जैसे, तो मेरी सराउंडिंग में नॉन लिविंग थिंग भी हैं, जैसे मेरे पेन, बोर्ड, बाकी जो चीज़ें हैं, डोर, विंडो, सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं मेरी सराउंडिंग में। और इसके अलावा जो है लिविंग थिंग्स भी हैं मेरी सराउंडिंग में, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, मॉस्किटोज होंगे, फ्लाइज होंगी, स्टूडेंट्स होंगे, बाहर प्लांट्स दिख रहे हैं, तो लिविंग थिंग्स भी हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म्स की सराउंडिंग को कौन बनाता है? नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स मिलकर। तो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द सराउंडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। कि इन्वायरमेंट क्या है कि जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो है इन्फ्लुएंस करती है, उस सराउंडिंग को हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट जो बना होता है ब्रॉडली जो है वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चर एलिमेंट्स, जो सब ये चीज़ें हैं जो इंटरलिंक्ड होती हैं आपस में, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो अगर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से देखें तो उन्होंने डिफाइन किया है इन्वायरमेंट को कि इन्वायरमेंट क्या है? डिफाइन एज सम टोटल ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड। कि सम टोटल ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड जिसका रिलेशनशिप है किसके साथ? एग्जिस्ट देम विद द ह्यूमन बींग्स और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द मटेरियल। तो ये सम टोटल ऑफ लैंड, एयर, वाटर, उनका रिलेशन ह्यूमन बींग के साथ भी, बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ भी और मटेरियल के साथ भी जो होता है उसको क्या कहते हैं हम? इन्वायरमेंट। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ब्रॉडली जो है कोई भी चीज़ रहे ना, तो ब्रॉडली जब हम क्लासीफाई करते हैं इन्वायरमेंट को, तो इन्वायरमेंट इज ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स और फिर उसकी सब क्लासिफिकेशन होती है। तो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट और कल्चरल इन्वायरमेंट। फिजिकल को फिर सब टाइप्स में फिर डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं इंटू एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। इसमें एटमॉस्फेयर गैसेस वाला हिस्सा आ गया, सॉलिड पार्ट हो गया लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर एंड वाटर वाला पोर्शन जो है वो हाइड्रोस्फीयर। इसी तरीके से बायोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट होता है जिसमें ग्रुप ऑफ प्लांट्स, फ्लोरा, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, फाना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट बनाते हैं। कल्चरल इन्वायरमेंट कौन बनाते हैं? सोसाइटी, इकॉनमी, पॉलिटी जो है हमारा कल्चरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो इन द होल जो है ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है इन्वायरमेंट की। तो जनरली जो है बुक्स में जो है वो कंपोनेंट जो दिए होते हैं इन्वायरमेंट के वो होते हैं 4 टाइप्स के। तो इसमें कौन कौन से होते हैं इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। और कभी कभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर क्वेश्चन उस बुक में 2 ही कंपोनेंट दिए हुए हैं, बायोटिक और एबायोटिक। तो उसमें आप क्या कह सकते हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर है, जो पहले 3 कंपोनेंट्स हैं, ये एबायोटिक हैं, नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के, और ये जो है ये बायोटिक कंपोनेंट है। जब इसको आप 2 में डिवाइड करें तो ये पहले 3 एबायोटिक नॉन लिविंग वाले आ गए और ये दूसरा जो है बायोस्फीयर हो गया, बायोटिक लिविंग कंपोनेंट आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे कि भाई इसकी जो इसमें जो एटमॉस्फेयर होता है वो गैसेस वाला हिस्सा होता है, हाइड्रोस्फीयर जो वाटर वाला, लिथोस्फीयर सॉलिड पार्ट और बायोस्फीयर हो गया जो लिविंग पार्ट होता है। ये 4 कंपोनेंट होते हैं मेन जो इन्वायरमेंट के होते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या हो गया, 1 बाई 1 इनको आप एलैबोरेट तरीके से हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो गैसेस इन्वेल्व जो सराउंड करती है अर्थ सरफेस को, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जो गैसेस का पार्ट है, हिस्सा है अर्थ सरफेस की सराउंडिंग में, गैसेस वाला हिस्सा, उसको कहते हैं हम एटमॉस्फेयर। तो जो गैसेस हैं वो लेयर्स की फॉर्म में होती हैं एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर जो है वो कंप्राइज होता है ऑफ डिफरेंट गैसेस का, डस्ट पार्टिकल्स का, वाटर वेपर्स का बना होता है कौन? एटमॉस्फेयर। जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एटमॉस्फेयर के, जो उसमें कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस ज़्यादा है, कौन सी कम है,
क्या क्या है, इनके कंपोजिशन क्या है एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो है वो पाया जाता है गैस कौन सी, नाइट्रोजन, जिसकी परसेंटेज वाइज कितना है 78.084%। उसके बाद है ऑक्सीजन जो लगभग 21% होता है, एग्जैक्टली 20.946% जो है ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में। आर्गॉन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि चेंज होती रहती है, इसकी कंसनट्रेशन बढ़ रही है, पहले 0.03% होता था, अब 0.04% हो चुका है। और डेटा कौन सा है, दिसंबर 2020 के हिसाब से। इसके अलावा नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन और वाटर वेपर भी जो कंस्टिट्यूट करते हैं एटमॉस्फेयर का 0 to 3% जो होता है, ये कंप्राइज होता है एटमॉस्फेयर का। तो इसके अलावा कभी कभी इस तरह से भी आ जाता है कि कंपोनेंट्स एटमॉस्फेयर के कि मेजर, माइनर और ट्रेस एलिमेंट्स कौन से हैं एटमॉस्फेयर। उस हिसाब से मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हैं नाइट्रोजन, जो कि पढ़ा हमने लगभग 78% बनाता है, ऑक्सीजन जो 21% लगभग, और वाटर वेपर जो 0 to 3% जो हैं बनाते हैं, कंपोनेंट होते हैं एटमॉस्फेयर के। आर्गन 0.93%, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड माइनर कंपोनेंट्स आता है एटमॉस्फेयर के। और बाकी जो है ये नियॉन, हीलियम वगैरह ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं एटमॉस्फेयर को जो बनाते हैं। तो एटमॉस्फेयर जनरली जो है एक्सटेंड करता है अप टू 1600 किलोमीटर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में वैसे ये फैला हुआ है, बहुत ऊपर तक फैला हुआ है एटमॉस्फेयर, लेकिन ज़्यादातर इसका मास जो है लाई कर रहा है क्लोज टू द अर्थ सरफेस, और लगभग 1600 किलोमीटर तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये हम इसको मानते हैं कि ज़्यादा जो मिलते हैं पार्टिकल्स तो फैले होते हैं, तो 1600 किलोमीटर तक जो है। और इसमें से भी 97% जो पोर्शन है, जैसे मास जो है एटमॉस्फेयर का, वो लाई करता है अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर तक जो है ऊपर, अगर अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, यहाँ ये अर्थ सरफेस से ऊपर अगर 30 किलोमीटर तक जाते हैं, तो 97% जो है मास जो है एटमॉस्फेयर का वो लाई करता है इस रीजन में। तो एटमॉस्फेयर को फिर क्या करते हैं हम, डिवाइड किया हुआ है, ये डिवाइड है इनटू डिफरेंट लेयर्स। वो डिपेंड करता है लेयर्स किस पर की, कंपोनेंट्स क्या है, किसका कंपोजिशन क्या है इस एटमॉस्फेयर की, और साथ ही साथ में जो है टेम्परेचर के हिसाब से जो है ये एटमॉस्फेयर को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट लेयर्स में। अब ये हम ग्राफ देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं कवर्ड होते हैं कि बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, यहाँ ग्राफ से भी कवर होते हैं। तो पहली बात है कि एटमॉस्फेयर को डिवाइड करते हैं इनटू 5 मेन लेयर्स। वो कौन कौन सी होती है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो 5 मेन लेयर्स में एटमॉस्फेयर को डिवाइड करते हैं। और इनको जब हम ट्रोपोस्फीयर की बात करते हैं, तो ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर जो है, जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, लगभग पर किलोमीटर जो है, पर किलोमीटर 6.5 डिग्री जो है टेम्परेचर सेंटीग्रेड जो है कम होता जाता है पर किलोमीटर के हिसाब से। तो जैसे 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा टेम्परेचर। तो ट्रोपोस्फीयर में लगातार टेम्परेचर कम होता जाता है। और टॉप मोस्ट जो पोर्शन होता है ट्रोपोस्फीयर का, उसको बोलते हैं ट्रोपोपास। वो ट्रोपोपास के बाद कुछ देर तक जो सेकंड लेयर आती है स्ट्रेटोस्फीयर में, टेम्परेचर अप टू 9 किलोमीटर तक कांस्टेंट रहता है, और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। और क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रावायलेट को ऑब्जर्व करने वाली कुछ जो हैं एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ओजोन मॉलिक्यूल होते हैं, O2 मॉलिक्यूल होते हैं, O3, O2, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं। जो अल्ट्रावायलेट ऑब्जर्विंग स्पीशीज़ होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इवन टेम्परेचर जो है स्ट्रेटोपास, जो टॉप मोस्ट प्लेस होती है स्ट्रेटोस्फीयर की, वहाँ पर टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक फिर पहुँच जाता है। और स्ट्रेटोपास के बाद फिर कुछ देर तक मेसोस्फीयर में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और फिर तेज़ी से टेम्परेचर जो है कम होता है। और मेसोपास ऐसी जगह है जहाँ पर एटमॉस्फेयर में सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ देर तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहने के बाद थर्मोस्फीयर में फिर टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली जो है वो बढ़ता जाता है। इवन एक्सोस्फीयर में भी टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इस ग्राफ के थ्रू हमें पता चलता है कि टेम्परेचर किस लेयर में कम हो रहा है, किस में बढ़ रहा है, और क्या कारण होते हैं। टेम्परेचर के बेस पर जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उनको डिवाइड करते हैं हम 5 जो है लेयर्स में। तो 5 इसकी टाइप्स होती हैं। इसमें इनको बोलते हैं थर्मल लेयर्स एंड गिवन एज फॉलोज, क्योंकि इनको टेम्परेचर के हिसाब से क्लासीफाई किया गया है, तो ये थर्मल लेयर भी इनको कहते हैं।
और वन बाई वन को हम पढ़ेंगे। तो पहली लेयर जो एटमॉस्फेयर की आती है वो है ट्रोपोस्फीयर, और इसको हम अर्थ सरफेस से, जैसे ये अर्थ है, इसके सरफेस से ऊपर जाते हुए जो है, जो फर्स्ट जो सबसे क्लोज टू द अर्थ सरफेस के पास है वो होती है ट्रोपोस्फीयर। यहाँ से अर्थ सरफेस से दूर जाते हुए जो लेयर्स को जो है हमने ऐसे क्लासीफाई किया। तो सबसे पहले जो पास वाली लेयर है वो क्या है, ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर जो है एक्सटेंड करती है ग्राउंड लेवल से, हाइट इसकी होती है लगभग 8 से 18 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 8 से 18 किलोमीटर तक ये फैली होती है ट्रोपोस्फीयर। और ये क्या है, इक्वेटर पर इसकी हाइट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पोल्स, क्योंकि इक्वेटर पर जो है इसका थर्मल एक्सपेंशन होता है। थर्मल एक्सपेंशन क्या मतलब हो गया कि ये हम पिक्चर से देख पा रहे हैं कि सन जो है इक्वेटर के ऊपर सीधा पड़ता है। अगर सन यहाँ पर है तो सन की जो रेडिएशंस हैं वो सीधी पड़ती है और कंसनट्रेटेड वे में होती हैं इक्वेटर के ऊपर। तो उसकी वजह से यह जब ज़्यादा रेडिएशन सीधी पड़ती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेडिएशन की वजह से जो है वो उनका एक्सपेंशन होता है, वो दूर दूर एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि सीधी कंसनट्रेटेड वे में जो है वो सन की रेडिएशन पड़ती है इक्वेटर पर। लेकिन पोल्स पे क्या होता है, क्योंकि सन की जो रेडिएशन वो सीधी नहीं पड़ती, टेढ़ी पड़ती है, और बहुत सारे एरिया में कंसनट्रेटेड नहीं होकर जो है कम रेडिएशंस ज़्यादा एरिया में पहुंचती हैं, जिसकी वजह से जब तिरछी रेडिएशन आती हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर भी कम होता है और ज़्यादा गैसेस एक्सपेंशन नहीं हो पाता। इस वजह से जो है पोल्स पर जो है वो जो ट्रोपोस्फीयर है उसकी हाइट होती है लगभग 8 किलोमीटर, जबकि इक्वेटर पर जो है वो 18 किलोमीटर तक एक्सपेंड करता है ट्रोपोस्फीयर। इसकी हाइट इक्वेटर पे ज़्यादा होती है ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि ज़्यादा रेडिएशन यहाँ पर पड़ती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इसके बाद क्या होता है कि ट्रोपोस्फीयर में एक और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फीयर में ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो एल्टीट्यूड के साथ जो है टेम्परेचर कम होता जाता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि पर किलोमीटर में 6.5 डिग्री जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर अगर ऊपर जाते हैं अर्थ सरफेस में ट्रोपोस्फीयर में तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता जाएगा इस तरीके से। तो अपर मोस्ट पार्ट होता है जो ट्रोपोस्फीयर का, जैसे हमने पहले ही पढ़ा, वो होता है ट्रोपोपाज। तो ट्रोपोपाज में टेम्परेचर जो है लगभग -56 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है कम होते होते। और हर तरह का वेदर रिलेटेड फिनोमेना कहाँ टेक्स प्लेस होता है, चाहे उसके लिए क्लाउड फॉर्मेशन हो, स्टॉर्म्स हो, विंड हो, रेनफॉल हो, ये सारा का सारा ट्रोपोस्फीयर में होता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि वेदर रिलेटेड फिनोमेना कहाँ होते हैं, तो वो ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। तो उसी वजह से इसको क्या कहते हैं, वेदर स्फीयर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में उसमें वेदर स्फीयर कौन सी होती है, तो वो होती है ट्रोपोस्फीयर। नेक्स्ट जो लेयर आती है सेकंड नंबर, वो आती है स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर जो है ट्रोपोस्फीयर के बाद वाली लेयर होती है सेकंड नंबर पर, जो कि एक्सटेंड करती है 18 to 50 किलोमीटर तक ये फैली हुई है अर्थ सरफेस से ऊपर। और स्ट्रेटोस्फीयर का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये स्ट्रेटिफाइड होती है लेयर। इसमें जो नीचे की तरफ होता है वार्मर जो लेयर्स होती हैं वो हायर होती हैं और कूलर लेयर होती है क्लोजर टू अर्थ की तरफ, सरफेस की तरफ। अगर अर्थ नीचे की तरफ देखेंगे, नीचे कूल होगी और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वार्म होती जाएगी। इस वजह से जो है ये स्ट्रेटिफाइड होती है टेम्परेचर के हिसाब से, इसीलिए इसको नाम दिया हुआ है स्ट्रेटोस्फीयर। तो टेम्परेचर जो है अप टू 9 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर में, जैसे हमने वहाँ देखा भी ग्राफ में, 9 किलोमीटर तक जो है वो कांस्टेंट रहता है। और उसके बाद तेज़ी से जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि ओजोन जो मॉलिक्यूल होते हैं O3 वगैरह जो कि यूवी रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है ऊपर जाते जाते। और आफ्टर दिस टेम्परेचर इंक्रीज स्लोली विद द हाइट। और -2 डिग्री टेम्परेचर होता है स्ट्रेटोपाज पर। जो स्ट्रेटोस्फीयर का अपर मोस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपाज। और वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो लगभग कितना होता है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो अपर लिमिट जो स्ट्रेटोस्फीयर की है वो क्या होता है, स्ट्रेटोपाज, जैसे हमने पढ़ा। तो वेदर रिलेटेड फिनोमेना यहाँ पर नहीं होते, ट्रोपोस्फीयर में होते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में वेदर रिलेटेड फिनोमेना नहीं होते। ये जो है कंसीडर की जाती है, आइडियल होती है फॉर एयरक्राफ्ट्स की फ्लाइंग के लिए सबसे आइडियल मानी जाती है स्ट्रेटोस्फीयर। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके साथ जुड़ी हुई है कि स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, जो ओजोन मॉलिक्यूल होते हैं O3 मॉलिक्यूल,
उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर लगभग कहाँ 25 से 40 किलोमीटर के बीच में जब जाते हैं, क्योंकि ये 18 से 50 किलोमीटर तक फैली हुई है और लगभग 25 से जो है 40 किलोमीटर के बीच में इस पोर्शन में जो है ओजोन मालिक्यूल जो है वो ज़्यादा जो है O3 मालिक्यूल ज़्यादा होते हैं वहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर एक लेयर हम उसको बोलते हैं जिसका नाम होता है ओजोन लेयर और ओजोनोस्फीयर, जो कि क्या करती है, ट्रैप करती है सन से आने वाली शॉर्ट वेवलेंथ यूवी रेडिएशंस को, उसको ऊपर ही ट्रैप कर लेती है। अगर ये नीचे आती तो ये बड़ी हार्मफुल होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो जो है ओजोन लेयर किसका हिस्सा है, स्ट्रेटोस्फीयर का हिस्सा है। स्ट्रेटोस्फीयर में ये पाई जाती है लगभग 25 से 40 किलोमीटर के बीच में अर्थ सरफेस से ऊपर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है। तो नेक्स्ट आता है मीजोस्फीयर। ये थर्ड लेयर आती है ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर के बाद मीजोस्फीयर आती है एटमॉस्फेयर की, और ये प्रेजेंट है ओवर द स्ट्रेटोस्फीयर। जैसे इसकी हाइट होती है 50 to 80 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस से, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता जाता है, कुछ देर तो कांस्टेंट रहता है, उसके बाद लगातार ये कम होता जाता है, और इवन टेम्परेचर -90 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है मीजोस्फीयर में। और टॉप मोस्ट जो प्लेस होती है वहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है -90 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम। उसका नाम होता है मीजो पास, जो टॉप मोस्ट प्लेस होती है जगह प्लेस होती है मीजोस्फीयर में, मीजो पास, वहाँ पर कोल्डेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है एटमॉस्फेयर का जो है। तो इसमें एक और चीज़ है, लो लेवल ऑफ अल्ट्रावायलेट ऑब्जर्विंग स्पीशीज फाउंड इन दिस लेयर। इसमें भी कुछ जो है अल्ट्रावायलेट स्पीशीज जो ऑब्जर्व करने वाली हैं वो मीजोस्फीयर में मिलती है, लेकिन ज़्यादा कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फीयर में ही है। तो इसमें एक चीज़ और होती है, वो है बर्निंग ऑफ मेटियोर्स, और शूटिंग स्टार भी जो है वो भी अक्कड़ होती है किसमें, इसी में मीजोस्फीयर में। तो क्वेश्चन कभी आ सकता है कि मीटियोर्स की बर्निंग कौन सी जो है लेयर्स में होती है एटमॉस्फेयर की, तो एम फॉर मीटियोर्स, एम फॉर मीजोस्फीयर में होती है। तो उसके बाद चौथी जो लेयर आ जाती है वो आती है थर्मोस्फीयर। ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम 80 to 400 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। ये हीटेरियोस्फीयर की पार्ट है। जो पहली 3 लेयर्स हैं वो होमोस्फीयर का हिस्सा होती हैं, क्योंकि वहाँ यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ एयर होता है, लेकिन यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ जो है वो गैसेज होता है। इस वजह से गैसेज का जब यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होती तो ये लेयर जो है, जो थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ये कौन सी हैं, ये हीटेरोस्फीयर का हिस्सा होती हैं। तो जो पहली 3 है वो होमोस्फीयर का हिस्सा होती हैं। तो इस लेयर में जो है टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है और हाइट के साथ, और कहाँ तक पहुँच जाता है, लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है थर्मोस्फीयर में। यहाँ पर जो है जो एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, गैसेस की जो कंसंट्रेशन होती है बड़ी कम होती है, लो डेंसिटी होती है। और यहाँ पर जो गैसेस में खासकर कौन से गैसेस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, ये स्प्लिट कर देते हैं इनटू एटम्स, और इनके क्या होते हैं, आयनाइजेशन होती है, आयंस बन जाते हैं। यहाँ पर ये आयंस कैसे बनते हैं, इनके स्प्लिट करके जब सोलर रेडिएशंस की जो ऑब्जर्व करते हैं, खासकर फार अल्ट्रावायलेट रीजन की जो रेडिएशंस होती हैं उनको ऑब्जर्व करके ये जो ऑक्सीजन या नाइट्रिक ऑक्साइड है वो स्प्लिट करते हैं, आयंस बन जाते हैं। तो इस पोर्शन को, थर्मोस्फीयर को, जहाँ आयंस बनते हैं, इसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। तो क्वेश्चन कभी आता है कि कौन सी लेयर जो एटमॉस्फेयर में जो आयनोस्फीयर जहाँ पर पाई जाती है, तो वो थर्मोस्फीयर में आयनोस्फीयर पाई जाती है। और जहाँ पर की रेडियो वेव्स जो होती हैं अर्थ सरफेस से जाती हैं, वो रिफ्लेक्ट बैक करके आती हैं। इसी वजह से रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो है वो पॉसिबल होती है। जो रेडियो सिग्नल्स आते हैं, हम सुनते हैं वगैरह हैं, टेलीविज़न वगैरह भी चलाते हैं, वो आयनोस्फीयर की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। तो ये पाई जाती है आयनोस्फीयर कहाँ पर, थर्मोस्फीयर में। उसके बाद जो थर्मोस्फीयर के बाद आता है वो है एक्सोस्फीयर। तो एक्सोस्फीयर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, ये एक्सटेंड करती है 400 किलोमीटर टू थाउजेंड्स ऑफ आगे जो है किलोमीटर में ये फैली हुई है स्पेस में। और लोअर मोस्ट जो लेयर्स होती है एक्सोस्फीयर की, उसको बोलते हैं एक्सोबेस। एक्सोस्फीयर का जो लोअरेस्ट पोर्शन होता है उसको एक्सोबेस कहते हैं। और यहाँ पर जो गैसेज एटम्स होते हैं वो हाईली स्पार्स होते हैं, बहुत दूर दूर तक होते हैं, फैले हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स बहुत कम होती है। तो यहाँ पर जो डेंसिटी है एयर की, गैसेज की, वो बहुत कम होती है, और जो होते भी हैं एटम्स वो बहुत बहुत दूर तक फैले होते हैं, स्पार्स होते हैं। तो एक्सोस्फीयर मेनली जो कंपोज करती है वो लो डेंसिटी होती है इसकी, हाइड्रोजन की और हीलियम वगैरह की, और कुछ हैवियर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह।
के। और ये हैवियर जो एटम्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, अदर एक्सोबेस की तरफ, जो लोअर पोर्शन होता है एक्सोस्फीयर का, और जो लाइटर होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम वो ऊपर की तरफ होते हैं। और एटम्स और मॉलिक्यूल जो हैं वो जब ये ट्रैवल करते हैं यहाँ पर तो कई 100 किलोमीटर तक ये कोलाइड नहीं करते, विदाउट कोलाइडिंग जो है ये ट्रैवल कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ डेंसिटी बहुत कम होती है। तो डेंसिटी इज़ वेरी, एयर जो डेंसिटी होती है वहाँ पर बहुत कम होती है। यहाँ पर हीलियम जो है मोस्ट कॉमनली गैस पाई जाती है, इसके अलावा हाइड्रोजन भी पाई जाती है, और हीलियम जो है ये मोस्ट कॉमनली गैस एक्सोस्फीयर में पाई जाती है। इस लेयर में जो टेम्परेचर है कॉन्स्टेंटली जो है वो बढ़ता जाता है और पहुँच जाता है आपको 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इस जो फिगर है एक पिक्चर, इसमें हम देख पा रहे हैं, अच्छे तरीके से समझेंगे कि जो भी पढ़ा है हमने उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पहली लेयर आती है ट्रोपोस्फीयर, जिसमें ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होता जाता है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ वेदर रिलेटेड फिनोमेना होते हैं, जैसे बारिश हो रही है हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो वो ट्रोपोस्फीयर में ही देखने को मिलता है। ट्रोपोस्फीयर के बाद आती है स्ट्रेटोस्फीयर, जहाँ हमने देखा कि फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट जो है वो पॉसिबल हो पाता है, और इसके अलावा जो है ओजोन लेयर भी मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ये उसके बाद नेक्स्ट आती है मीजोस्फीयर, जहाँ पर बर्निंग ऑफ मीटियोर्स जो है हमने पढ़ा होता है। थर्मोस्फीयर में देख पा रहे हैं हम सैटेलाइट वगैरह यहाँ से जो जाती है रेडिएशंस, और वहाँ पर आइनोस्फीयर है जो कि क्या करती हैं, आइनोस्फीयर क्या करती है, वो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग को पॉसिबल कर पाती है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट रेडिएशन को बैक करके भेजती है। उसके बाद आती है एक्सोस्फीयर, जो लोअर पोर्शन होता है एक्सोस्फीयर का उसको बोलते हैं एक्सोबेस, जैसे हमने पढ़ा। तो एक्सोबेस के पास जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, वो एक्सोबेस की तरफ होते हैं, और लाइटर जो है वो हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह वो ऊपर की तरफ होते हैं, जो सफ़ीर होती है उसके ऊपर की तरफ होते हैं। यहाँ पर हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो है इस जो टेबल में हम देख पा रहे हैं कि टेबल शोइंग द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड देयर एक्सपेंशन इन किलोमीटर्स, कि कौन कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर है और कहाँ कहाँ तक जो एक्सपेंड की हुई है, उसके हिसाब से है जो विकीपीडिया में दिया हुआ है उसके हिसाब से। ट्रोपोस्फीयर जो है 0 to 12 किलोमीटर तक फैली हुई है जनरली, ये जो है स्ट्रेटोस्फीयर 12 to 50 किलोमीटर तक, मीजोस्फीयर जो है वो जो है 50 to 80 किलोमीटर तक फैली हुई है, और थर्मोस्फीयर जो है वो 80 to 700 किलोमीटर, और एक्सोस्फीयर जो है वो 700 to 10,000 जो है किलोमीटर तक एक्सपेंड करती है। ये विकीपीडिया में दिया हुआ है। हाइड्रोस्फीयर, द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस विच इज कवर्ड विद वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। तो लगभग 71% जो अर्थ सरफेस का जो पोर्शन है वो वाटर के साथ कवर्ड है। जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं अर्थ, तो अर्थ का जो है 71% जो अर्थ सरफेस का जो पोर्शन है वो किसके साथ घिरा हुआ है, वाटर के साथ। और जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो अर्थ हमें ब्लू दिखती है, इसी वजह से अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि जो अर्थ है वो ग्रीन प्लैनेट भी है, क्योंकि अर्थ के ऊपर जो है प्लांट्स हैं जो कि ग्रीन कलर बनाते हैं। लेकिन अगर स्पेस से देखते हैं तो अर्थ को जो है वो ब्लू दिखती है, क्योंकि मैक्सिमम जो अर्थ का पोर्शन है 71% अर्थ का जो सरफेस है वो वाटर के साथ कवर्ड है। उसी वजह से हमारे जो चैनल का नाम भी क्या है, द ब्लू प्लैनेट का मीनिंग यही है कि अर्थ, तो जो हमारा प्लैनेट अर्थ है उसी के नाम से हमारे चैनल का भी नाम है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आउट ऑफ टोटल जो वाटर प्रेजेंट है 71% तो अर्थ सरफेस कवर्ड है पानी के साथ, ये चीज़ है। लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है उसका 97% जो है वो साल्टी ओशनिक वाटर है, सलीन वाटर है जो अवेलेबल है अभी। सिर्फ 3% वाटर ही जो है फ्रेश वाटर है आउट ऑफ 100% में से। टोटल कितना 3% ही जो है फ्रेश वाटर है अर्थ पर जो अवेलेबल है। उस 3% में से भी 2% वाटर जो है वो क्या है, वो आइस कैप्स में वगैरह में है, फ्रोजन स्टेट में है, जमा हुआ है बर्फ़ की फॉर्म में, चाहे फिर वो नॉर्थ पोल पे हो, साउथ पोल पे हो, या फिर जो माउंटेन्स वगैरह आती हैं हिमालय वगैरह में, तो वहाँ पर वो मिलता है। तो 3% से 2% फ्रोजन स्टेट में है, पीछे बचा 1%। तो ओनली 1% वाटर जो है फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो 1% से भी लेस है यूजली, तो जो कि अवेलेबल है, जिसमें हम ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, एग्रीकल्चर, इरीगेशन पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं।
तो हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, इसमें इंक्लूड है वाटर दैट इज ऑन द सरफेस, अंडरग्राउंड एंड इन द एयर। तो हाइड्रोस्फीयर में यही नहीं है कि सिर्फ वाटर जो वो ओशन में है या रिवर में है वही है। हाइड्रोस्फीयर में जो वाटर कहाँ कहाँ पर है, सरफेस पर है, जो अंडरग्राउंड वाटर है और जो एटमॉस्फेयर में भी है वेपर की फॉर्म में, वो सारा पोर्शन बनाता है हाइड्रोस्फीयर। तो जो वाटर है हाइड्रोस्फीयर में वो लिक्विड की फॉर्म में भी है और वेपर और आइस फॉर्म की फॉर्म में भी है। तो हाइड्रोस्फीयर में वाटर चाहे फ्रोजन स्टेट में है, जमा हुआ है बर्फ की फॉर्म में, चाहे ये लिक्विड की फॉर्म में है या वाटर वेपर की फॉर्म में भी है। तो अर्थ पर जो लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता है वो कहाँ पर करता है, इन द ओशंस, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर वगैरह में जो है वो लिक्विड की फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करता है। और अंडरग्राउंड वाटर जो है एग्जिस्ट करता है कहाँ पर, वेल्स में और एक्वीफर्स में जो है अंडरग्राउंड में वाटर मिलता है। वाटर वेपर जो है वो कहाँ मिलते हैं, क्लाउड्स में, फॉग वगैरह में जो वाटर होता है वो वाटर वेपर की फॉर्म में होता है। और फ्रोजन जो है वाटर होता है वो कहाँ मिलता है, अर्थ सरफेस हाइड्रोस्फीयर में, आइस ग्लेशियर, आइस कैप, आइस बर्ग्स में जो है वो फ्रोजन पार्ट में जो है वो वाटर अवेलेबल जहाँ मिलता है। तो फ्रोजन पार्ट जो है हाइड्रोस्फीयर का उसको हम क्या कहते हैं, क्रायोस्फीयर भी कहते हैं। तो फ्रोजन पार्ट जो है वाटर का हाइड्रोस्फीयर का उसको कहते हैं क्रायोस्फीयर। तो वाटर जो है मूव करता है थ्रू हाइड्रोस्फीयर इन ए साइकिल नोन एज वाटर साइकिल। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो वाटर मूव करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वाटर साइकिल। तो हाइड्रोस्फीयर में जो वाटर मूव करता है थ्रू वाटर साइकिल कहते हैं, कई बार वाटर साइकिल भी जो है वो। वाटर हाइड्रोस्फीयर में मूव करता है थ्रू वाटर साइकिल। तो लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का होता है जो रिजिड आउटर पार्ट होता है अर्थ का उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। जनरली कौन सा पार्ट, जो क्रस्ट का और अपर मेंटल का जो पोर्शन होता है वो होता है लिथोस्फीयर। और ये एक्सटेंड करता है अप टू द डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर तक ये फैला होता है नीचे। और अगर हम जनरली देखें अर्थ की जो लेयर्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो होती है कोर, मेंटल और क्रस्ट, कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो ये अर्थ की लेयर्स होती हैं, लेकिन सारा का सारा ये क्रस्ट, मेंटल और कोर जो है ये लिथोस्फीयर नहीं होता। लिथोस्फीयर कौन सा होता है, क्रस्ट का, जो कि लगभग 0 to 100 किलोमीटर तक फैला होता है। और जो मेंटल का आउटर मोस्ट पोर्शन होता है लगभग स्फीनोस्फीयर और कुछ पार्ट होता है जो वो वाला मेंटल का आउटर पार्ट, और क्रस्ट का जो पोर्शन होता है वो होता है लिथोस्फीयर। तो क्रस्ट एंड मेंटल का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, अपर पार्ट जो होता है। तो इसमें इसके बाद बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है, जो पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर का पार्ट हो गया, या लिथोस्फीयर का हो गया, या हाइड्रोस्फीयर का वो पार्ट पोर्शन जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं टुगेदर और आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर का वो हिस्सा जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है वो क्या होता है, बायोस्फीयर। तो एटमॉस्फेयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं अप टू डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की जो सरफेस है ऊपर 6 किलोमीटर तक जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है। और अगर हम ओशन में देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं अप टू द डेप्थ ऑफ 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर डेप्थ तक नीचे जाएंगे ओशन में तो वहाँ भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ये डिस्टेंस जो कि 6 किलोमीटर जो ऊपर तक हाइट में और 7 किलोमीटर जो है नीचे डेप्थ तक जो है, ये 13 किलोमीटर का जो पोर्शन बनाता है। ये हो गया 7 और ऊपर हो गया 6। तो ये जो पोर्शन आता है 13 किलोमीटर का, इस पोर्शन को बोलते हैं बायोस्फीयर, जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो जो लिविंग स्पीशीज़ होती हैं बायोस्फीयर में वो कौन कौन से होते हैं एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और बायोस्फीयर जो है में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनमें डिफरेंस क्या होता है, उनका शेप का डिफरेंस होता है, साइज़ का, डिस्ट्रीब्यूशन का, करैक्टरिस्टिक्स का, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के होते हैं बायोस्फीयर में जो मिलते हैं। तो ये हम एक पिक्चर है जहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये जो हाइड्रोस्फीयर वाटर का पोर्शन है, ये एटमॉस्फेयर एयर का पोर्शन, और ये लिथोस्फीयर जो कि सॉलिड पार्ट है उसका। ये तीनों ऐसे पोर्शन एटमॉस्फेयर का, हाइड्रोस्फीयर का और
लिथोस्फीयर का जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो वाटर वाला पोर्शन हो, एयर वाला पोर्शन हो या सॉलिड पार्ट हो जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उस पोर्शन को बोलते हैं बायोस्फीयर। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।